हेलो बच्चों, बेटा हमारा चल रहा 9th क्लास का लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसका लास्ट लेक्चर भी है, लास्ट टॉपिक भी है। और आज हम बात करने वाले हैं इसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं, जिसके अंदर क्या कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको? एटम्स हैविंग, वो एटम जिनके पास एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटम्स में, ये वो एलिमेंट है जिनके एटम्स में एटॉमिक नंबर तो सेम मिलेगा लेकिन उनका मास डिफरेंट मिलेगा। इन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप के नाम से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं लाइक कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और इसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 14। ऐसे ही कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर है 6 और उसका एटॉमिक मास है 12। तो नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर सिंबल के, और सिंबल के ऊपर की तरफ लिखते हैं एटॉमिक मास। तो कार्बन के हमने दो रूप किए यहाँ पर, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। 6 हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि 6 तो इसका एटॉमिक नंबर है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में कांस्टेंट होंगे। तो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? एटॉमिक मास को लेकर के फर्क आ रहा है। एक कार्बन का मास 12 ग्राम है और एक कार्बन का मास है 14 ग्राम। तो जो अगर अब हम देखें इनमें किस चीज का फर्क आ रहा है, तो देखो अगर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इनका फिक्स हो गया तो एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन है। जबकि एटॉमिक मास के अंदर क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर प्रोटॉन 6 है, तो प्रोटॉन हो गई 6, ऐसे से प्रोटॉन हो गई 6। तो अब किस चीज का फर्क आ रहा है कि इनका आंसर 12 और 14 बन रहा है। अगर मैं यहाँ 6 लिखूं तो ये 12 बन जाता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे कि टोटल मास 14 हो जाए, तो वो कितने होंगे? 8 होंगे। तो यानी कि किस चीज का फर्क आ रहा है आइसोटोप्स के अंदर? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे? सेम नहीं। ऐसे दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं लाइक सोडियम Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक मास एक आइसोटोप का तो होता है 23 और इसका जो दूसरा रूप होता है, यानी कि इसका जो दूसरा आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 24। ऐसे हम बात करें यूरेनियम को लेकर, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड और थर्ड एग्जांपल यूरेनियम 92, ऐसे यूरेनियम 92, यानी कि सेम एलिमेंट हो गया। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक वेट है 235 और एक का वेट है 238। सो दे आर द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, दीज आर आइसोटोप ऑफ सोडियम। ऐसे हम बात करें तो क्लोरीन का कर सकते हैं, क्लोरीन 70 एंड क्लोरीन 70। एक का वेट होता है 35.5 और एक का होता है 37.5। So these are the different atomic weights found with different type of isotopes. तो ये होते हैं आइसोटोप, बिल्कुल इनके जैसा ही वर्ड है आइसोबार। अब देखो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार्स इनमें आइसोटोप के ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स, इसमें एटम चाहते हैं, इसमें एलिमेंट्स हैविंग सेम, उल्टा होने का मतलब क्या है? सेम एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक मास तो सेम हो जाएगा बट डिफरेंट क्या होगा इनके अंदर? डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 19 नंबर पोटेशियम एंड 20 नंबर कैल्शियम have an atomic weight of approximately same of 40 grams। तो देखो जो एटॉमिक वेट है इनका वो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है।
एटॉमिक वेट सेम आ, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का अलग अलग है। अब एटॉमिक नंबर अगर अलग हो गया तो पक्की बात है उनका नेम भी, उनका एलिमेंट भी अलग हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनका मास सेम। पहले वाले में क्या था, एलिमेंट सेम था लेकिन मास अलग अलग होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार्स। बिल्कुल ऐसा एक पॉइंट आता है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। Spontaneous disintegration of a heavy nuclei into smaller nuclei with the release of harmful radiations and एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये होता है रेडियो एक्टिव। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसका यूरेनियम, अभी हमने किया था 92, 235 एंड 238। तो इनमें जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है वो होता है यूरेनियम 238। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि यूरेनियम का ये जो ग्रुप है, यूरेनियम का ये जो आइसोटोप है इसका, ये अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, सेल्फ। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। तो यूरेनियम के जो एटम्स होते हैं उनको जब न्यूट्रॉन्स आकर के टकराते हैं बाहर से, न्यूट्रॉन्स विद मॉडरेट स्पीड आके टकराते हैं तो ये अपने आप ही टूट जाते हैं। तो ये टूटेंगे किसके अंदर, स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। यूरेनियम किसमें टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। तो यूरेनियम एक बड़ा एलिमेंट होता है, तो इसमें लिखा है हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस मतलब बड़ी साइज का एटम हो या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। किसमें टूटेगा, स्मॉलर न्यूक्लियस। स्मॉलर न्यूक्लियस मतलब क्या होगा, जिनका एटॉमिक नंबर कम हो या जिनकी साइज छोटी हो। तो बड़ा जो न्यूक्लियस है वो छोटे न्यूक्लियस यानी कि छोटे एटम्स में टूट जाता है। अलोंग विद द रिलीज ऑफ, इसमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी बनेंगे और क्या बनेगा, हार्मफुल रेडिएशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और एनर्जी और हीट एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है इसका। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर बात चल रही है रेडिएशंस को लेकर के। हार्मफुल रेडिएशन जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये जो रेज होती हैं ये इस प्रोसेस में रिलीज होती हैं। और ये जो रेडिएशंस होती हैं दे आर द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेनी टाइप ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, स्किन एलर्जीज। इस तरह की जेनेटिकल डिसऑर्डर वाली बीमारियां इन रेडिएशन से बनती हैं। ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये रेडिएशंस जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर म्यूटेशन का काम करती हैं, डीएनए को चेंज कर देती हैं, जिसके कारण से ये डिफॉर्मिटीज या म्यूटेशंस का काम होता है। और एनर्जी इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, इसलिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे जोड़ा हमें, क्या होता है, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ वर्ड है न्यूक्लियस। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई था, जो न्यूक्लियाई यानी कि हैवी एटम जो था इसका, वो न्यूक्लियाई टूटता है। और उसके टूटने से मतलब बाकी दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। एक को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, एक को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो पार्टिसिपेट करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता, न्यूट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेन कौन है, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस के द्वारा होने वाले रिएक्शंस का क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब न्यूक्लियस में ऐसी चेंज आए कि उससे बहुत ज्यादा एनर्जी बन रही है और उस एनर्जी को बॉम्ब के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, अगर इस एनर्जी को कंट्रोल फॉर्म में किया जाए तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाई जा सकती है। न्यूक्लियर रिएक्शन से बनने वाली हीट एनर्जी से वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है,
और इस स्टीम से इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की टरबाइंस को रोटेट किया जाता है, जिससे फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन का काम होता है। सो दैट इज अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो वो एलिमेंट जो अपने आप रखे रखे टूट जाते हैं, जिनके टूटने पर छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशंस बनती हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या एटम्स। तो यूरेनियम क्या हुआ है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ। ऐसे प्लूटोनियम है, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो देखो, इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, बड़े न्यूक्लियाई का, बड़े एटम का इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। जब टूट रहे होंगे तो उस दौरान में क्या होगा? विद द रिलीज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन होंगे एंड एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी इसमें रिलीज होगी। सो दिस इज रेडियो एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। जो आइसोटॉप अभी हमने सबसे पहले टॉपिक किया था, उसके यूजेस करेंगे, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। जो रेडियोएक्टिविटी वाला काम किया, वो भी यूरेनियम का एक आइसोटॉप ही था। यानी रेडियोएक्टिविटी वाला जो काम था, न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो काम था, वो भी आइसोटॉप्स के कारण ही हुआ था। तो ऐसे कुछ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में बात करें, उनके यूजेस को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? कार्बन के देयर आर टू आइसोटॉप्स, अभी हमने किए थे, एक था 612 और एक था 614। ये दो आइसोटॉप होते हैं कार्बन के। इनमें जो रेडियो एक्टिव होता है वो है कार्बन 14। दिस इज रेडियो एक्टिव। अभी हमने किया था रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। वो एलिमेंट जो रखे रखे अपने आप टूट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो। तो कार्बन 14 कैसा एलिमेंट है, कैसा आइसोटॉप है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। जो कार्बन 12 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 14 जो टाइप का कार्बन होगा, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा और टूट करके दूसरे एटम्स में कन्वर्ट होता है। इस पॉइंट का यूज किया जाता है किसी सब्सटेंस की, किसी लिविंग या नॉन लिविंग की एज का पता लगाने के लिए, खास करके जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं उनकी एज का पता लगाने के लिए। क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब अगर जैसे प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, व्हेन दे आर अलाइव, जब ये जिंदा होते हैं, दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन देयर बॉडी। हर लिविंग बीइंग्स के अंदर, उनके शरीर के अंदर कार्बन 14 की कुछ ना कुछ अमाउंट होती है। अब ये कार्बन 14 जो होता है, आफ्टर देयर डेथ डिसइंटीग्रेट्स, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट, अपने आप टूटता है और टूट करके ये कन्वर्ट होना शुरू कर देता है कार्बन 12 के अंदर। कार्बन 12 में जब ये टूटता है तो टूटते वक्त इसमें हाफ लाइफ जो होती है, दैट इज अबाउट 5730 ईयर्स। यानी कि कार्बन किसी शरीर के अंदर, किसी बॉडी के अंदर या किसी डेड मैटर के अंदर मान लिया जाए 10 ग्राम, उस 10 ग्राम को 5 ग्राम में टूटने के, क्योंकि क्या होगा, ये अपने आप टूटेंगे, तो 10 ग्राम को 5 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए कार्बन का हाफ लाइफ का मतलब होता है जो कार्बन की इनिशियल अमाउंट है उसको आधा खत्म होने में जो समय लगेगा उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो, मान लो किसी के पास 2 ग्राम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसको आधा अपने आप खत्म होने में जो समय लगेगा, उसके 1 ग्राम को खत्म होने में जो समय लगेगा उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ के नाम से। तो ऐसे कार्बन का जो हाफ लाइफ है, यानी कि कार्बन की कुछ भी अमाउंट है, एग्जांपल चल रहा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम कार्बन को 5 ग्राम में बदलने के लिए कितना समय लगेगा? 5730 साल का समय लगेगा। ये होता है हाफ लाइफ। तो किसी डेड लिविंग मैटर के अंदर कार्बन 14 की अमाउंट को कैलकुलेट करके हम बता पाएंगे कि वो कितने साल पहले मरा था या कितने साल पहले वो जिंदा था। तो ये हो गया कार्बन 14 का यूज हो गया, आइसोटोप का फर्स्ट यूज हो गया। नेक्स्ट इज कोबाल्ट 60।
जैसे ये था कार्बन 14, ये कार्बन 14 हम कर दें। ऐसे ही कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसे हम बोलते हैं कोबाल्ट 60। इट रिलीजेस गामा रेडिएशन, इससे गामा रेडिएशन निकलती है क्योंकि रेडिएक्टिव आइसोटोप्स हैं। तो रेडिएक्टिव आइसोटोप क्या करते हैं, हार्मफुल रेडिएशन निकालते हैं। तो कौन सी रेडिएशन है इसकी, गामा रेडिएशन। और ये गामा रेडिएशन जो होती है यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, जो कैंसर सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है कोबाल्ट 60 के गामा रेडिएशन की हेल्प से। नेक्स्ट इज आयोडीन 131 आइसोटोप। आयोडीन 131 जो होता है आइसोटोप आयोडीन का, ये थायराइड एक्टिविटी का पता लगाता है। थायराइड जो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जिससे आवाज आती है इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग का पता लगाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसके लिए रेडिएक्टिव आइसोटोप आयोडीन का 131 वाला आइसोटोप यूज किया जाता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के काम आता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ना बने तो थायराइड में डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं गोइटर, जिसके अंदर थायराइड जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाती है और उस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर के नाम से। तो गोइटर है थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो हम किससे पता लगा रहे हैं, आयोडीन से पता लगा रहे हैं। नेक्स्ट यूज इज वो फास्फोरस, जो 32 फास्फोरस होता है P32। ये जो फास्फोरस है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज किया जाता है। जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, खेतों में जो काम होते हैं, उनमें पौधों की कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए, पौधों में ट्रांसपिरेशन वगैरह जैसे प्रोसेस ढंग से चल रही है तो उन चीजों का पता लगाने के लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है। एंड द लास्ट इज यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप होता है, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। जो अभी हमने पढ़ा था कि ये रेडिएक्टिव आइसोटोप होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां पर कोयले से पानी को भाप में बदला जाता है और उस भाप से फिर एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कोयले का यूज नहीं होता, वहां यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज होता है कोयले की जगह पर, और वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। उस एनर्जी से स्टीम बनती है और स्टीम से टरबाइन रोटेट होते हैं, फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम होता है। सो दीज वर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स।